नीट का पेपर बाहर से लीक नहीं हुआ तो क्या एनटीए के अंदर से ही पेपर को लीक किया गया? सबसे हैरानी की बात, ना कोई पेन ड्राइव, ना कोई हार्ड डिस्क और ना ही कोई मोबाइल से फोटो, ना ही शुरुआत में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पेपर को बाहर भेजा गया। तो फिर सवाल है कि आखिर पेपर एनटीए से बाहर आया कैसे? क्या किसी ने सर्वर हैक किया या फिर किसी प्रिंटिंग प्रेस से कॉपी चुराई गई, या फिर जिस टीम पर लाखों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी थी उस टीम के कुछ लोगों ने सिस्टम के अंदर से ही पूरी साजिश को अंजाम दिया? जी हां, सीबीआई की अब तक की जांच यही कहती है जिन पर बच्चों के भविष्य को संवारने और परीक्षा की निष्पक्षता को संभालने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यही दावा किया गया सीबीआई की 94 पन्नों की चार्जशीट में। सीबीआई की चार्जशीट में यह भी कहा गया कि कोई एक दिन में यह खेल नहीं हुआ, महीनों पहले से साजिश रची गई जिसमें एनटीए के एक्सपर्ट शामिल थे, संस्थान से जुड़े लोग थे, बिचौलिए थे, एक पूरा नेटवर्क था जो इस तरीके की कहानी को अंजाम दे रहा था। और इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है, क्योंकि सीबीआई का दावा है कि पेपर चोरी नहीं हुआ। गौर कीजिएगा, सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि पेपर चोरी नहीं हुआ बल्कि उसे याद किया गया। जी हां, सही सुना आपने, याद करके यानी रट के बाहर लीक किया गया। सवाल तो याद किए गए, ऑप्शन भी याद किए गए। क्या होटल में जाकर लिखा गया, या कोई ऐसा व्यक्ति बाहर मौजूद था जिसको हैंडओवर किया गया? कोचिंग तक ये पेपर कैसे पहुंचा, जिसके बाद पूरा नेटवर्क किस तरीके से स्थापित हुआ, ये सब आपको बताऊंगा। और ये भी कि सीबीआई की अपनी जांच में कौन कौन से सबूत मिल चुके हैं और एनटीए की 4 बड़ी चूक क्या थी जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क को कामयाब होने का मौका दिया। नमस्कार, रोशन नाम है मेरा। नीट पेपर लीक पर एक एक परत खोलकर मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिए। और सीबीआई की अब तक की जो फाइंडिंग्स हैं, जो चार्जशीट है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाइए, उसे लिखिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और मुझे उत्सुकता रहेगी ये जानने की आपकी राय क्या है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हौसला बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। जब भी देश में किसी पेपर लीक की खबर आती है तो कहानी लगभग एक जैसी होती है। प्रिंटिंग प्रेस में शक जाता है, कहीं सर्वर हैक होने की बात सामने आती है, तो कहीं कोई बाहरी गैंग है जो करोड़ों रुपए लेकर पेपर को लीक करता है, बेच देता है। नीट का मामला अपने आप में सबसे अलग है, क्योंकि इस बार सीबीआई जो कहानी बता रही है उसमें आरोप बाहर बैठे किसी गैंग पर नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन पर है। यही वजह है कि इस मामले की चार्जशीट बहुत अहम है। कई महीनों तक जांच चली है, देश भर में छापेमारी हुई है, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई है, डिजिटल डिवाइस को खंगाला गया, उनकी जांच की गई है। इसके बाद सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 94 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई का आरोप है कि कोई अचानक ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि महीनों से इसकी तैयारी की गई, साजिश रची गई। इस वजह से जांच एजेंसियां सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि एक जो नेटवर्क स्थापित होता है उसकी जांच कर रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल थे? क्या सिर्फ एनटीए के कर्मचारी हैं या इसके तार बाहर से जुड़े हैं? सीबीआई ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है 3 नामों की। ये कोई बाहरी बिचौलिए नहीं है, ये वो लोग हैं जिन पर नीट का पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी थी। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा थे, यानी वो लोग जिन पर लाखों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी थी, वो लोग। पहला नाम मनीषा गुरुनाथ मंथारे, ये बॉटनी एक्सपर्ट हैं जो कि पुणे से हैं। इन पर आरोप है कि एनटीए के गोपनीय जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो बाहर लाए गए। सह आरोपी के साथ फिजिक्स के पेपर को लीक किया गया। पैसे के लिए गोपनीय प्रश्न पत्र का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ और जो छात्र इनसे पढ़ते थे उन्हें ये सारे सवाल मुहैया कराए गए। अगला नाम है मनीषा संजय हवलदार पूरा नाम है, जो कि फिजिक्स की एक्सपर्ट हैं, पुणे की रहने वाली हैं। इन पर आरोप है कि एनटीए के गोपनीय क्वेश्चन पेपर को बाहर लाई, मूल प्रश्न पेपर को नष्ट किया सबूत मिटाने के लिए, पैसों के लिए गोपनीय प्रश्न पत्र का गलत इस्तेमाल किया और छात्रों को सवाल लीक किए। तीसरा नाम है पीवी कुलकर्णी का, जो कि एक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, लातूर से आते हैं। इन पर भी यह आरोप है कि पेपर लीक किया गया, नष्ट किया गया और पैसे के लिए दूसरे छात्रों को अवेलेबल कराया गया।
इन आरोपों पर अंतिम फैसला देखिए अदालत को लेना है। लेकिन फिलहाल सीबीआई की जांच और नीट की कहानी 3 लोगों पर खत्म नहीं होती दोस्तों। इसमें शामिल एक पूरा नेटवर्क। चार्जशीट के मुताबिक उसको आप पढ़ेंगे तो एक कोचिंग संचालक है, मेडिकल एकेडमी का एक्सपर्ट है, अधिकारी है, एक डॉक्टर है, कुछ बिचौलिए हैं जो शामिल थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अलग अलग जो भूमिका होती है उसको अदा किया। लेकिन इन आरोपियों की पेपर लीक भूमिका तो पता चल गई, लेकिन इस पूरे मामले की गुत्थी शुरू कहां से होती है? क्योंकि अगर ये तीनों एक्सपर्ट कड़ी सुरक्षा में काम कर रहे थे, यानी मोबाइल ले जाना मुश्किल था, जहां पर फोटो नहीं खींच सकते, पेन ड्राइव नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल मना था, तो आखिर पेपर बाहर कैसे आया? क्या सचमुच इंसानी याददाश्त की इस पूरी कथित नेटवर्क का जो तरीका सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया वो सच है? सीबीआई का दावा है। इसी दावे को समझना है तो पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा समझ में आ जाएगा। सीबीआई के मुताबिक एनटीए के कमरे से पेपर निकालने का तरीका नया था। सीबीआई का दावा है कि पूरा खेल इसी रास्ते से हुआ है। आखिर एनटीए के कमरे से जो पेपर है वो कैसे बाहर आया? सीबीआई के मुताबिक जब से विशेषज्ञों ने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किए, सवालों और उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको याद करना शुरू किया। लेकिन सवाल याद करना मुमकिन है, 135 सवाल, उनके 4-4 विकल्प याद किए गए। क्या यह संभव है? सीबीआई की चार्जशीट में लिखा है कि ऐसा हुआ। केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं पीवी कुलकर्णी, उन पर आरोप है कि उन्होंने 135 केमिस्ट्री के क्वेश्चन, उसके ऑप्शन याद किए। इतना नहीं, सीबीआई का दावा है कि उन्होंने सारे सवालों का मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे कि जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश मीडियम के छात्रों तक पहुंचाए जा सकें। लेकिन अगर सवाल सिर्फ याद किए गए थे तो उन्हें लिखा कहां गया? चार्जशीट ये कहती है कि एनटीए ऑफिस से निकलने के बाद आरोपी सीधे अपने घर नहीं पहुंचे, बल्कि सीबीआई का आरोप है कि जो आरोपी हैं वो होटल गए, वहां बैठकर उन्हें याद किए गए सवालों को लिखना था साधारण कागज पर। यानी जो बातें दिमाग में थी उन्हें धीरे धीरे कागज पे उतारा गया। सीबीआई का कहना है कि यहीं से शुरुआती दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था ये जानकारी मिली। चार्जशीट में एक और दिलचस्प बात की गई है। सीबीआई के मुताबिक कुछ एनसीईआरटी किताबों में एक अध्याय और पैराग्राफ पर निशान लगाए गए, जिससे कि उनसे जुड़े जो सवाल हैं वो आसानी से तैयार हो सकें। सीबीआई का ये मानना है कि इसके बाद प्रश्नों की पहचान और उसके मिलान का काम आसान हो गया, क्योंकि आपने ये याद कर लिया कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाए गए। सीबीआई का यह भी दावा है कि जांच के दौरान हाथ से लिखे गए नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरे दस्तावेज उन्हें मिले हैं, जो चार्जशीट में अहम सबूत हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर एजेंसी ने आरोप लगाया कि प्रश्न तैयार होने से लेकर उन्हें बाहर पहुंचाने में कड़ी सुरक्षा के बीच किस तरीके से लाया गया, होटल ले जाया गया, इसके आगे की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है जो सुननी चाहिए। कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है। होटल में लिखे गए सवाल आखिर छात्रों तक पहुंचे कैसे? कौन वो लोग थे जो कोचिंग संचालक या डॉक्टर की बात की जा रही है, बिचौलियों की बात की जा रही है, जिन्होंने सीबीआई ने के मुताबिक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला, एक नेटवर्क को स्थापित किया? सीबीआई को आखिर कौन कौन से सबूत मिले हैं? और यहीं से शुरू होता है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा नेटवर्क। सीबीआई की चार्जशीट ये कहती है कि होटल में लिखे गए सवाल सीधे छात्रों को नहीं भेजे गए। सीबीआई की चार्जशीट ये भी कहती है कि सवाल बिचौलियों तक पहुंचे, कुछ कोचिंग संस्थानों तक पहुंचे, उससे जुड़े लोगों तक पहुंचे, और इसके बाद शुरू होता है पूरे नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई स्तर पर फैसला नेटवर्क को लेना था। पेपर बाहर लाने के बाद अब जरूरत थी उसे फैलाने की, उसे बेचने की, खरीदारों तक पहुंचने की। इसके बाद रोल आता है 3 लोगों का। शिवराज मोटेगांवकर, ये मैनेजिंग पार्टनर हैं रेणुकाई करियर सेंटर के। तेजस शाह, एक और नाम सीईओ हैं अभ्यांग प्रभु मेडिकल एकेडमी के। और डॉक्टर मनोज शिरे का भी नाम सामने आया, जो एक अस्पताल के संचालक बताए गए। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर एक नेटवर्क को बढ़ाकर इसको फुल प्रूफ बनाया है कि किस तरीके से पेपर हर जगह पहुंच जाए और ट्रैक ना हो पाए। सीबीआई ने कहा कि निजी कोचिंग संस्थानों और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से ये जानकारी आगे पहुंचाई गई। कुछ सवाल जो व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए,
कुछ सवाल हैं जो टेलीग्राम के जरिए भेजे गए, कुछ सवाल हैं जो पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए, कुछ हाथ लिखे नोट्स भी मिले हैं जांच एजेंसी को। और इस तरीके का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि डिजिटल सबूत कम छोड़े जाएं। लेकिन सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान उसे डिजिटल और बाकी सारे सबूत मिल चुके हैं जिन्होंने इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में मदद की है, और शुरू से ही जो जांच थी उसका मजबूत आधार मिल गया। आखिर सीबीआई को ऐसा क्या मिला जिसके आधार पर जो 94 पन्नों की चार्जशीट है वो दाखिल की गई, एक सवाल हो सकता है। सीबीआई का दावा है कि उसके पास सिर्फ बयान नहीं है, देश भर में कई जगहों पर जो छापेमारी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो मैंने बात की उनकी चैट्स उन्हें मिली है, हाथ से लिखे गए नोट्स बरामद हुए हैं, बैंक रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेन देन की पड़ताल हुई है, कुछ मामलों में ब्लैंक चेक मिले हैं, वित्तीय दस्तावेज मिले हैं, और इन सबको जोड़कर सीबीआई ने अदालत के सामने 94 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। क्या एक बात याद रखना जरूरी है, सीबीआई ने अपनी जांच के आधार पर जो आरोप लगाए हैं, अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। अगर एजेंसी के आरोप अदालत में सही साबित होते हैं तो सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है, जो पहले भी हम कहते आए हैं। ये देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के साथ उन लोगों पर सवाल खड़ा करेगा जो व्यवस्था को फूल प्रूफ बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। आप क्या सोचते हैं, क्या एनटीए की परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है, और अगर है तो क्या? इन लोगों पर, जो लोग पकड़े जाते हैं और आरोप सही साबित होते हैं, उन पर क्या सजा होनी चाहिए, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। और जो छात्र यहां पर हैं वो किस तरीके से देखते हैं जो अब सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पेपर लीक ना हो। अपनी राय जरूर दीजिए, अपने कमेंट जरूर कीजिए, उसे पढ़कर मुझे पता चलेगा कि आपकी राय इस पूरे विषय को लेकर क्या है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।